एक चर वाले द्विघात समीकरण जो है आज का टॉपिक है और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। आज हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि एक चर क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है, एक चर क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है, चर को ऐसे इंग्लिश में हम बोलते हैं वेरिएबल, चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएबल, और द्विघात को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। तो एक चर वाले द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। तो एक चर वाले द्विघात समीकरण होते कैसे हैं? सबसे पहले हम लोग चर के बारे में देखेंगे। एक चर क्या है या चर क्या है? चर मीन्स होता है वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल मतलब चेंजेबल, जिसका वैल्यू वेरी करता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। तो चर में हम लोग लेते क्या है? चर तो ऐसे हम जनरली द्विघात समीकरण में x और y को लेते हैं, x और y को हम चर के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, तो एक चर जो हो गया या तो x होगा या तो y। एक चर में हम लोग या तो x लेंगे या तो y लेंगे। और द्विघात का मतलब क्या होता है ये बता दे रहे। द्विघात का मतलब होता है कि ऐसा समीकरण जिसमें हाईएस्ट पावर 2, ऐसा समीकरण जिसमें हाईएस्ट पावर होना चाहिए 2, उस प्रकार के समीकरण को हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हाईएस्ट पावर अगर वेरिएबल का 2 रहे, अगर हाईएस्ट पावर चर या वेरिएबल, इसको हम लोग चर भी बोल सकते हैं, ये चर है, ये x चर है। तो इस चर का अगर पावर अगर 2 रहे हाईएस्ट, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक चर वाले द्विघात समीकरण। तो इस प्रकार से एक चर वाले द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, एक चर वाले द्विघात समीकरण का मेन इक्वेशन क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो एक चर वाले द्विघात समीकरण का जो इक्वेशन होता है वो हम लोग यूज करते हैं। एक चर वाले द्विघात समीकरण का इक्वेशन जो कि जनरली मैथ बनाने के लिए ax² + bx + c = 0, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं एक चर वाले द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर a b c जो है, ये जो a b c है, ये एक प्रकार का वास्तविक संख्या है। ये क्या है? वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या है और a ≠ 0। इसका मतलब है कि a का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा। द्विघात समीकरण में ये जो a है, जो x² के बगल में रहता है, उसका वैल्यू कभी 0 नहीं होगा। अगर इस a का वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो क्या होगा? अगर इस a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये समीकरण जो है द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर इस a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये समीकरण क्या होगा? द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर हम इस a का वैल्यू 0 कर दें तो a की जगह 0 हो जाएगा x² + bx + c = 0। तो यहाँ पर अगर हम x² को 0 से गुना करें तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, उसके बाद बचेगा bx + c = 0। तो इस प्रकार का जो समीकरण होता है ये द्विघात समीकरण नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर चर का पावर हमको x² यानी स्क्वायर में दिखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखिक समीकरण। इस प्रकार के समीकरण क्या बोलते हैं हम लोग? रेखिक समीकरण। ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ये रेखिक समीकरण। तो हम लोग आज देखेंगे एक चर वाले द्विघात समीकरण में सबसे पहले जो है, ये जो समीकरण है ये एक चर वाला द्विघात समीकरण है जिसमें x एक चर है और a b c एक प्रकार का वास्तविक संख्या है जिसमें a कभी 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो जाता है तो ये समीकरण जो है द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो द्विघात समीकरण से कुछ रिलेटेड जो है हम लोग और फॉर्मूला देखेंगे। तो द्विघात समीकरण से और रिलेटेड फॉर्मूला क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो द्विघात समीकरण से जो पहला फॉर्मूला है, अगर हम लोग देखें ax² + bx + c = 0, जिसमें abc वास्तविक संख्या है, abc वास्तविक संख्या है और a ≠ 0 है। यहाँ पर वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्या जितनी भी संख्याएं आती है वास्तविक संख्या होती है, चाहे वो संख्याएं आपकी 0 हो, 1 हो, 2 हो, -1 हो, -2 हो, या परिमेय संख्या हो। परिमेय संख्या इस तरह की संख्या होती है, परिमेय संख्या
हो या अपरिमेय संख्या हो इस तरह की संख्या, तो ये सारी संख्याएं जो है वास्तविक संख्या कहलाती है। सारी संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या में जितनी भी संख्याएं आती है 0 1 2, उसके बाद माइनस वाले नंबर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो ये सारी संख्या आती है वास्तविक संख्या के अंदर। अब देखें इस द्विघात समीकरण में सबसे पहले अगर हम कोई भी समीकरण लिखें तो कैसे पता करेंगे वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। जैसे हम एक समीकरण लिखते हैं 2x² + 3x + 9, ये एक समीकरण है, ठीक है। और इस समीकरण की तुलना हम करेंगे इस समीकरण से। इस समीकरण की तुलना अगर हम इस समीकरण से करें तो यहाँ पर मेरा एक चर x² है जो यहाँ पर भी है, यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, और यहाँ पर भी एक वैल्यू है c, तो यहाँ भी एक वैल्यू है 9। तो इस प्रकार का समीकरण एक द्विघात समीकरण है। यहाँ पर a = 2, b = 3 और c = 9। ये a b c के वैल्यू हो जाएंगे, a का 2, b का 3 और c का 9। अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए माइनस होता है तो b = हो जाएगा -3। अगर ऐसा होने से b = क्या हो जाएगा? -3। अब हम देखेंगे द्विघात समीकरण से रिलेटेड फॉर्मूला। रिलेटेड फॉर्मूला में द्विघात समीकरण का जो फर्स्ट फॉर्मूला है वह है हम लोग का श्रीधर-आचार्य का सूत्र। श्रीधर-आचार्य का सूत्र। तो द्विघात समीकरण में जो श्रीधर-आचार्य का सूत्र होता है उसका वैल्यू होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आता है इससे ये फॉर्मूला आता है। यहाँ पर हम लोग इसका दो मूल निकाल सकते हैं। दो मूल कैसे होता है? देखिए यहाँ पर x का दो वैल्यू होगा। एक होगा आपका x = -b, ये जो प्लस माइनस है यहाँ से चेंज होगा, तो एक बार हम प्लस लेंगे और दूसरी बार हम लोग x का वैल्यू लेंगे, x = -b, माइनस लेंगे। अगर यहाँ पर प्लस लिए तो इसके बाद ये साइन माइनस लेंगे, √b² - 4ac/2a। तो ये x के दो मूल दो वैल्यू आते हैं जो कि द्विघात समीकरण के मूल है। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। जनरली हम जब सवाल बनाते हैं तो इस प्रकार के जो द्विघात समीकरण होते हैं इसके दो मूल होते हैं, उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं अल्फा और बीटा से। इस दो मूल को हम लोग इंडिकेट करते हैं अल्फा तथा बीटा। तो दो मूल हो जाएंगे आपके अल्फा और बीटा। तो द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। इन मूलों पर भी आधारित फॉर्मूला है। ये क्या होता है? पहला होता है योगफल वाले फॉर्मूला। मूल के योगफल वाले फॉर्मूले क्या होते हैं? इसमें हम लोग दोनों मूल को योग करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। और एक होता है गुणनफल वाला फॉर्मूला। तो गुणनफल वाला जो फॉर्मूला हो जाएगा वो आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ये दो प्रकार के फॉर्मूला होंगे। तो एक होगा आपका योगफल वाला और एक गुणनफल वाला। योगफल वाला में फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। ये b क्या है? ये वाला b है, और a ये वाला a है। और दूसरा होता है c/a। तो c ये वाला c है और ये। तो इस तरह हम लोग मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं और मूलों का योगफल भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग मूल की प्रकृति देखेंगे। ये जो मूल होते हैं अल्फा बीटा, इनकी प्रकृति क्या होती है? तो मूल की प्रकृति अगर हमको निकालनी हो, मूल की प्रकृति कि मूल कैसे है, तो मूल की प्रकृति जो है हम लोग निकालते हैं b² - 4ac के मान से। b² - 4ac को हम लोग द्विघात समीकरण में निरूपक बोलते हैं। निरूपक या डिस्क्रिमिनेंट या निरूपक, इसको हम लोग d से इंडिकेट करते हैं। b² मतलब ये वैल्यू b, 4a का मतलब ये वैल्यू a और c का मतलब b है। तो मूल की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं b² - 4ac। तो अगर b² - 4ac का वैल्यू, अगर b² - 4ac का वैल्यू 0 आ जाता है, अगर इसका वैल्यू 0 आ जाता है, इक्वल टू 0 आता है, तो मूल वास्तविक और समान होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक और समान। वास्तविक और समान होंगे। मूल वास्तविक तथा समान होंगे। अगर इसका वैल्यू b² - 4ac का वैल्यू
अगर 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा मतलब हो गया 1 2 3 4 5, 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होंगे, मूल वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। अगर इसका वैल्यू 0 से छोटा आता है, लेस देन 0, अगर b² - 4ac का वैल्यू 0 से छोटा आता है तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं है। तो ये आपका मूल की प्रकृति का फॉर्मूला है। इसके बाद हम लोग और भी फॉर्मूला देख सकते हैं द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण से और फॉर्मूला क्या है हम लोग देखते हैं। तो द्विघात समीकरण में अगर किसी भी समीकरण को द्विघात समीकरण के रूप में लिखना हो तो उसको इस टाइप से लिखा जाता है। अगर जैसे किसी समीकरण का हमें गुणांक निकालना हो, 3x² + 2x + 9 = 0। अगर इसमें पूछे कि x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है, तो x का गुणांक x कितना से गुणा किया हुआ है, x का गुणांक मतलब x कितना से गुणा किया, 2 से। अगर पूछे x² का गुणांक कितना है तो x² कितना से गुणा किया गया, 3 से। अगर पूछे x का पावर 0 का गुणांक कितना है तो x का पावर 0 कितना से गुणा किया गया, 9 से। तो ये x का पावर 0 का वैल्यू होता है 1, तो x का पावर 0 गुना किया गया है 9 से। तो इस तरह से जो है द्विघात समीकरण के बेसिक फॉर्मूले हैं। और एक बार जो है यहाँ पर